नाजरीन, ये है रेड लाइन। जो ही इमरान खान ने अपनी दो हुकूमतों के ऊपर हमला किया, उस वक्त से लेकर अब तक पंजाब में बिलखुसूस पुराने अजाब और पुराने ख्वाब जाग चुके हैं। नून लीग हुकूमत बनाने का सोच रही है, इमरान खान के इत्तेहादी सोच रहे हैं कि हमें अपनी हुकूमतों को डिसॉल्व करना चाहिए या नहीं। पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, प्रोग्राम के एक हिस्से में इस पर बात करेंगे। क्या नून लीग दोबारा से इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बना पाएगी, या वहाँ पर जो अजाब फैलेगा सारे मुल्क में घूमेगा और फिर आखिर में वफाकी हुकूमत को मजबूरन जल्दी इंतखाबात अनाउंस करने पड़ेंगे। मिफ्ताह इस्माइल, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अपनी ही हुकूमत का पोस्टमार्टम कर डाला। आर्टिकल के अंदर बताया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है, ख़तरनाक हद तक, और तमाम तर पापड़ बेलने के बावजूद डिफ़ॉल्ट का ख़तरा दूर नहीं जा रहा। वाक़तन क्या हम डिफ़ॉल्ट के करीब हैं? इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हमें बता रहे होंगे इस प्रोग्राम में कि मिफ्ताह इस्माइल कितना अपना मामला तय कर रहे हैं इस हुकूमत के साथ और कितनी हकीकत बयान कर रहे हैं। बेन स्टोक्स बेहतरीन स्पोर्ट्समैन, उन्होंने एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला, ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रोक खेला, और एक ट्वीट के ज़रिए बताया कि किस तरह वो अपने टेस्ट मैच की सीरीज़ की तमाम फ़ीस जो हैं पाकिस्तान फ्लड विक्टिम्स के लिए डोनेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड्स क्या हैं, पाकिस्तान के अंदर जो जोमा है वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जब हम कराची जाएंगे, शायान से पूछेंगे कि ट्रेंड्स क्या हैं। पंजाब की तरफ चलते हैं जी। पंजाब के अंदर क्या होने वाला है? मामला सिर्फ पंजाब का ही नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा का भी है। इमरान खान ने कह दिया है कि दोनों हुकूमतों में से वो निकल जाएंगे। एक उनकी अपनी हुकूमत है जहाँ पे उनको किसी इत्तेहादी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है, जो KPK की हुकूमत है। पंजाब के अंदर उनके इत्तेहादी मौजूद है और उन इत्तेहादियों से उनका मशावरत जारी है, अपनी पार्टी से भी मशावरत जारी है। बाज़ ये खबरें हैं कि उनके मेंबरान ने ऑलरेडी इस्तीफ़े पार्टी की क़यादत को जमा कराने शुरू कर दी हैं। हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में नदीम अफजल चंद साहब मौजूद है, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने ज्वाइन किया। सीनियर पॉलिटिशियन मलिक अहमद खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से मौजूद है, वो जानते हैं पंजाब के अंदर क्या हो रहा है इस वक्त, उनका भी शुक्रिया। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से KP में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। चंद साहब, ज़रा मैं आपसे क्विकली देखूँ, पंजाब दोबारा से आ गया है ख़बरों के अंदर, आपको सिनारियो क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी जानते हुए कि नून लीग की ख्वाहिश है, पुरानी ख्वाहिश है कि चीफ मिनिस्टर उनका अपना लगे, बड़ी मुश्किल से वो... मुझे तो सच्ची बात नज़र आ रहा है कि पंजाब मेन पावर गेम का हिस्सा है, हमेशा रहा है, और पंजाब भी बेस रहा है। जिस पार्टी ने भी मुल्क के ऊपर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ले लें और आज तक इमरान खान तक, जिस पार्टी ने भी रूल किया या राइज किया, वो पंजाब ही उसका मेन रहा है। और इस वक्त जो बना हुआ सिनारियो, मुझे तो ना असम्बलियाँ टूटती हुई नज़र आती हैं, मेरी ख्वाहिश भी है कि ना टूटे। ठीक, और ख्वाहिश क्यों है आपकी ना टूटे? देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम जारी रहना चाहिए। ऐसी सूरत हाल जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ना, उसको एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे, और पीपल्स पार्टी तो इस चीज़ों पे कभी सपोर्ट नहीं करती है, हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है। तो दूसरा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़े फ्लेक्सिबल हैं, और नहीं, उन्होंने तो वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने वाज़ अंदाज़ से बयान... मैं वीडियो बयान हो जाते हैं जारी, वीडियो बयान करवा दिए जाते हैं, हो जाते हैं, लेकिन असल ग्राउंड रियलिटी जो है वो जब सामने आएगी तो मेरे ख्याल में शायद, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि सारी बजाय एक वज़ीर आला ही उधर से आप इधर बिठा दें तो बाकी पार्टी समझे पंजाब में कौमी हुकूमत भी बन जाएगी सूबाई लेवल पे। तो आप नहीं समझते कि वो मामला इतना सादा है परवेज़ इलाही साहब के सामने जितना उन्होंने वीडियो में बयान किया? इमरान खान कहेंगे नहीं है, इतना सादा नहीं है। देखें जी, मेजॉरिटी उनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। ठीक, और चौधरी शुजात साहब, या बहुत सारे लोग मुझे पता है कि जो ज़ाती तौर पर जानता हूँ, वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली के इख्तलाफात ख़त्म हो जाए। ठीक, अगर उनकी फैमिली की सुलह हो जाती, सरबराह तो चौधरी शुजात साहब है ना, पार्टी के सरबराह भी हैं, तो अगर वापस चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपनी पार्टी के सरबराह के पास चले जाते हैं तो सरबराह ऑलरेडी हुकूमती इत्तेहाद में बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो बजाय 10 बंदों को डिस्टर्ब करने के जो काफ लीग के हैं, तो एक चौधरी साहब भी उधर अपने ख़ानदान का इत्तेहाद भी देखेंगे और भी बहुत सारी देखेंगे चीज़ें। तो मेरे ख्याल में ये मेरी एक पॉलिटिकल साइंस कहती है। हाँ, आप इनसाइट है आपकी, जो मैं मलिक साहब, एक नया प्रोस्पेक्ट आपके सामने आ रहा है। इमरान खान साहब ने तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। आपके ख्याल में एक, क्या इस्तीफे होने जा रहे हैं? आपकी असेसमेंट मैं जानना चाह रहा हूँ। 2, क्या असेंबली डिसॉल्व हो सकती है? अगर हो रही है तो आपकी स्ट्रेटजी उसके ऊपर क्या है? और 3,
मौका आपके ख्याल में आ गया है कि आपकी हुकूमत बनाने की इत्तेहादियों के साथ दोबारा कोशिश की जाए? गो अहेड। जी तरह साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपके आखिरी सवाल को पहले ले लेता हूँ। देखिए, हमारे हुकूमत बनाने की तो हम पोजीशन में कल भी थे और आज भी हैं। वो किसी भी शक्ल में बन सकती है, लेकिन मामला हमारा एक बड़ी स्ट्रेंज और एक बड़ी मेरी समझ में तो वो न सियासी एतबार से न कानूनी और आइनी एतबार से एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसकी रिव्यू के लिए हम गए और ये उम्मीद रखते हैं कि उसमें जो एक गलती थी, चाहे वो इनएडवर्टेंटली हो गई या जैसे भी हुई, कि वोट डाले तो जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे, तो इस सारे मामले को तय तो वो करती है। उसके ऊपर रिव्यू पिटिशंस पड़ी हैं। अगर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो जाता है, रिव्यू के अंदर ये बात तय हो जाए कि वोट का डाला जाना और गिना जाना और उसके ऊपर आइन और कानून के मुताबिक क्या फ़ैसला हो सकता है कि डाला भी जाएगा और गिना भी जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, वो जो इबहाम है वो ख़त्म कर दिया जाए उस निगरानी के अंदर जो हमने दायर की हुई है, तो हुकूमत पंजाब का मामला तो उसके साथ सेटल हो सकता है और उसके बाद एक नई लेकिन कदा कलामी होती है। ये एक लंबी कानूनी बहस में तो आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको फौरी फैसले चाहिए। ये तो फिर आपको पता है वो पिटिशंस आपकी लगी हुई हैं, आज भी तारड़ साहब ने भी कहा, लेकिन आपको तो जल्दी फैसले करने होंगे ना, तो आप कानूनी बहस में कितने जाएंगे आप? नहीं, ये बात दुरुस्त है जी आपकी, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ये इस वक्त अगर इमरान ये फैसला करते हैं कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें तो फिर तो एक मुख्तलिफ सूरत है, और अगर वो ये फैसला करते हैं कि वो असम्बलियों को तहलील कर दें, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। वो इनमें से किस ऑप्शन के ऊपर ज़्यादा अपनी पोजीशन को इख्तियार करते हैं। अगर तो तहलील करते हैं तो फिर तो उसकी जो हमारे ऑप्शंस हैं वो महदूद होकर सिर्फ इस बात पर रुकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम हर सूरत उनको इस इक़दाम से रोकें, तो फिर क्योंकि वज़ीर आला हमारी नज़र में वो सपोर्ट बेस अपनी लूज़ करते हैं अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं, क्योंकि इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की क्या पोजीशन है, आज की जो स्टेटमेंट्स इनकी चल रही हैं उसके मुताबिक भी कोई फ्रिक्शन है कि नहीं है, सारे लोग इस बात को कबूल करते हैं कि नहीं करते, जो बादिउल नज़र में जो इमरान कह रहे हैं वो लोग मानेंगे बज़ाहिर, तो क्या फिर उनको अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़े बिफोर मेकिंग सच एडवाइस टू द गवर्नर, तो क्या वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन देखना ही होगा कि पहले इमरान ख़ुद इस पर कितने कन्विंस्ड हैं। देखिए, अगर या तो वो चाहते हैं कि फौरी तौर पे असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं, तो फिर उसके लिए ऐलान करने के बाद मशावरत करने का अमल सियासी तौर पे शकूक व शुबात का पैदा करता है। या तो पहले मशावरत करके गए थे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं तहलील करता हूं, तो फिर इस्तीफों की ऑप्शन की बात करने वो तो देखें, वो तो उनकी पार्टी का मामला है। मैं सिर्फ आपकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूं कि आप क्या उम्मीद लगाई बैठे हैं और आपकी स्ट्रेटजी क्या है? क्या वाकईतन आप पंजाब की हुकूमत अगर आपको मिलती है किसी भी दरवाजे से, एक खिड़की से, तो आप उसको हासिल करेंगे और अपना चीफ मिनिस्टर पुश करेंगे या नहीं? जी डेफिनेटली, अगर ये इस्तीफे देते हैं तो फिर तो हमें मुश्किल ही कोई नहीं है, फिर देयर आर नो चैलेंजेस। अगर ये तहलील करते हैं तो फिर भी बार सूरत हम ऐसी सूरत इख्तियार करने की कोशिश करेंगे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लीवरेज हमारे पास है हम इनको वो, क्योंकि ये देखें ना, एक ये इख्तियार करना कि जब मैं नहीं हूँ तो असम्बलियाँ तहलील हो जाएं। अब मैं तो इस चीज़ के एडवोकेट हूँ, गवर्नमेंट्स जाती आती रहती हैं, लेकिन असम्बलीज़ का वजूद जिस तर्ज पे है 5 साल में बेशक आइन में दिया है कि एडवाइस करें चीफ मिनिस्टर उसकी डेसोल्यूशन के लिए या प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसके पीछे फ्रेमर्स की मंशा कुछ और थी कॉन्स्टिट्यूशन की। वो ये नहीं था कि अगर आपकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए तो आप असम्बलियों को तहलील करने की बात करें। अब उनकी हुकूमत ज़रूर ख़त्म हुई है और उस हुकूमत के खात्मे के बाद एक चीफ मिनिस्टर आए, दूसरे चीफ मिनिस्टर आए, अब उसको अगर लेकिन प्रोसीजरली चैलेंज करना, इंटेंट को हम डिबेट कर लेते हैं, प्रोसीजरली चैलेंज करना शायद मुश्किल हो। मैं कथा कलामी कर रहा हूँ, मुझे जरा बैरिस्टर साहब के पास है ना, केपी का भी हाल पूछ लेते हैं, क्योंकि केपी का हाल जो है बैरिस्टर साहब वो मुख्तलिफ है पंजाब से। वहाँ पे आपको कोई कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान साहब को मुशावरत करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली ऑल सेट टू डिसॉल्व द असेंबली। कोई उसके अंदर कबाहत तो नहीं रहेगी, कोई बीच में कोई आपने मुशावरत वगैरह तो नहीं करनी होगी अब?
जी तलत साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पे हमारी 2/3 मेजॉरिटी है और हमें एज सच कोई विद इन दी असेंबली तो कोई चैलेंज नहीं है कि हमारी मूव को जो है वो स्कटल कर दिया जाएगा। लेकिन यकीनन ये दो ऑप्शंस हैं, क्योंकि खान साहब ने 26 नवंबर को जो ऐलान किया था उसमें उन्होंने अल्फाज जो उनके थे, अगर उनको मैं रेफ़र करूं तो यही थे कि हम असेंबलियां छोड़ रहे हैं या छोड़ने का हमने फैसला किया है। तो अब छोड़ने की जो शक्लें हैं वो क्या हैं? एक तो डिसोल्यूशन है कि डिसॉल्व करके नए इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। दूसरा जो है वो यही रेजिग्नेशंस का है कि इस्तीफे दे के साइड पे हटा जाए। जहाँ तक ताल्लुक है अब हमारा इसका के फाइनल फैसला क्या होना है, मेरे ख्याल में तो कंसेंसस जो है वो डिसोल्यूशन की तरफ ही जाएगा। हत्तल इम्कान यही एक ऑप्शंस हमारे सामने है। लेकिन अभी उस पर एज वी स्पीक हमारी मुशावरत हो रही है, लाहौर में इजलास जारी है। मेरे ख्याल में कुछ देर बाद एलामिया जारी हो जाएगा तो उसमें तो ये क्लियर हो जाएगा केपी की हद तक। अलबत्ता यहाँ पर ये सिचुएशन है कि अपोजिशन ने आज खासी अपनी मीटिंग्स वगैरह कॉल की थी और फैसले किए हैं, और वो तो कोशिश करेंगे कि वो अदम एतमाद की तहरीक लाकर कुछ अरसे तक इसको डिले करें। लेकिन चूंकि उनकी अददी अक्सरियत, अददी जो उनकी तादाद है वो इतनी मुख्तसर है कि वो इन केस अगर फ़र्ज़ करें तहरीक इंसाफ एन मैस रिज़ाइन कर जाती है तो फिर भी असम्बली की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बरकरार रखना सिर्फ इस अपोजिशन की तादाद पर वो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब फंक्शंस जो है वो नहीं कर सकेगी प्रोविंशियल असम्बली। तो इन एनी केस री इलेक्शन की तरफ केपी में तो जाना पड़ेगा। और ओवरऑल हमारा जो ओवरऑल मुतालबा है, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ बैरिस्टर साहब कि हर पॉलिटिकल मूव का कुछ एम होता है, तो केपी की असम्बली डिसॉल्व करते हुए मफरूज़ा हम ये बना लेते हैं कि फ़िलहाल सिर्फ केपी की ही असम्बली डिसॉल्व होगी, पंजाब में ज़रा मामला तवालत इख्तियार कर सकता है। मफरूज़ा क्या है, उससे आप क्या हासिल कर पाएंगे, आपकी जमात क्या हासिल कर पाएगी? देखिए तलत साहब, इसको हमने ओवरऑल नेशनल पैराडाइम में देखना है। मैं केपी स्पेसिफिक बात अगर करूंगा तो केपी स्पेसिफिक तो ऑलरेडी वी आर इन मेजॉरिटी और यहाँ पे तो मैंडेट हमारे पास है। अगर हम डिसॉल्व करते हैं केपी की असम्बली को और फिर सिर्फ केपी में ही इलेक्शन करवाने हैं तो मेरी अपनी अब ये ज़ाती राय है, नेचुरली पार्टी का जो फैसला होगा वही उसी के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस वक्त ये कह रहा हूँ कि डिसोल्यूशन इज़ द ओनली ऑप्शन, क्योंकि अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो री इलेक्शन में 60 दिन के अंदर अंदर हम जाएंगे, और अगर हम इससे ज्यादा मैंडेट भी लेके आ जाते हैं तो 2/3 तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में केपी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि केपी का इज पार्ट ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, तो हम ये समझते हैं कि केपी में डिसोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है या असरात या इसका जो लोड है वो नेशनल जो हमारी डिमांड है, हमारा जो मुतालबा है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए, उसमें शायद इसका वो हो सके, हिस्सा डाला जा सके। लेकिन अगर पंजाब नहीं होता, पंजाब की डिसोल्यूशन नहीं होती, तो फिर मेरे ख्याल में केपी में हमारा शायद वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी हम उस तरह से सिर्फ केपी की बुनियाद पर हासिल करने में शायद वो ना पेशरफ्त ना हो सके। ये आपने जबरदस्त पॉइंट उठाया। जरा मैं चंद साहब की तरफ आ जाता हूँ। फेडरेटिंग यूनिट्स फिर 4 है ना जी, और उसके बाद 2 दूसरी टेरिटरीज भी है, जेके भी है, जीबी भी है। आपकी पार्टी की हुकूमत सिंध के अंदर, आपने तो सोचना भी नहीं है डिसॉल्व करने का, चंद साहब, वो तो बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है आपके सामने। देखिए, ना जरूरत है। मेरे ख्याल में कोई इस वक्त जो है चीज़ खान साहब को भी नहीं सोचना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि वो गलती जो पीपल्स पार्टी ने 1985 में दोहराई थी, अगर खान साहब सिस्टम से बाहर रहना चाहते हैं, देखिए बैरिस्टर साहब बड़े वाज़ेह अल्फाज में, जो उन्होंने तो बड़ा मोहतात अंदाज में कहा है, बड़ा वाज़ेह अल्फाज में समझ आई है कि केपी वाले असम्बली रखना चाहते हैं। उनकी मेजॉरिटी भी है, उनको रखनी भी चाहिए, उनका हक है। लेकिन पंजाब में भी इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है। देखिए, एक होता है सिस्टम को डिरेल करना, ठीक, एक होता है डेमोक्रेसी को दाव पे लगाना। क्या अवाम के पास सिर्फ यही मसाइल रह गए हैं, रोज़ाना इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन? क्या आपने अवाम को यही दिखाने हैं? अवाम तो अपनी गवर्नेंस चाहती है, डिलीवरी चाहती है, सिस्टम में रिफॉर्म्स चाहती है, इदारों में रिफॉर्म्स चाहती है। लेकिन इमरान खान साहब का मानना ये ना कि निज़ाम बिल्कुल जो है उसको दीमक ज़दा है। देखिए, और खान साहब खुद बाहर है ना, तो वो उन्होंने पहले भी गलती की। मेरे ख्याल में कभी भी तारीख उनको ये उनका फैसला अच्छाई में नहीं लिखा जाएगा कि कौमी असम्बली में उन्होंने उनके लोगों से इस्तीफे दिलवाए गए। और मुझे कई मेरे दोस्त हैं, मुझे पता है, वो बिल्कुल उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि हम नहीं देंगे। खान साहब ने गुस्से में कहा कि मैंने तो देना ही देना है, और कोई दे या ना दे। लेकिन फिर आखिर में करना पड़ा ना, फिर सबको तो करना पड़ा। लेकिन उससे क्या फ़ायदा? उन हल्कों को हक नुमाइंदगी क्या मिला?
क्या वो लोग बैठे हुए हैं सारे आज भी असम्बली में नहीं जाते? चलो तनख्वाहें कहीं ले रहे होंगे कहीं नहीं ले रहे होंगे, लाजस में बैठे हुए हैं, उनके हलकों के फंड, उनके अवाम की नुमाइंदगी तो नहीं हो रही ना। अवाम के अपने नुमाइंदा चुना होता है जो पार्लियामेंट में जाके जिसने हिस्सा लेना होता है, तो उस अवाम का क्या कसूर है? लाखों की अवाम। 7-8 महीने रह गए हैं, इमरान खान साहब कहते हैं सर 5 दिन भी हो, 5 दिन भी हो, ये दिन जैम नहीं है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रवायात होती हैं, ठीक, कुछ कस्टम्स होते हैं, ठीक, तो उन सारी चीज़ों में आपने डेमोक्रेसी में तो नहीं, हवा में तो नहीं चलती ना जी। कुछ रूल्स ऑफ गेम्स तय करने पीपल्स पार्टी क्लियर है, असेंबलियां कोई भी डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपने टाइम पे सियासतदानों को बैठ के टेबल पे महीना 2 महीने आगे पीछे हो सकता है इलेक्शन, जब अगर पॉलिटिकल लोग बैठेंगे तो गिव एंड टेक हो सकता है, आपस में बैठ के करें, क्यों नहीं होता? यहाँ कोई हटदर्मी नहीं होती, और कुछ एक कदम हुकूमत को आगे जाना चाहिए, एक कदम खान साहब को आगे जाना चाहिए, तो बैठ के मामलात क्यों नहीं हल हो सकते? जरा अब मलिक साहब के पास चलते हैं। मलिक साहब मुझे जरा एक वजाहत करने का मौका अगर दे दें 1 मिनट पहले मलिक साहब के पास जाने जी, गो अहेड जी। मैं असल में ज़रा अपनी बात की वजाहत कर दूं, जो मैंने पॉइंट रेस किया वो जैसे चंद साहब ने उसकी वजाहत की, मैं समझता हूं वो गलत बात है। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी ख्वाहिश नहीं है कि असेंबली डिसॉल्व ना हो, जो पार्टी का फैसला होगा विल गो बाय दैट। मैंने ये कहा कि चूंकि केपी की असेंबली की डिसोल्यूशन का पॉलिटिकल असर इंतखाबात में सिर्फ केपी ही तक महदूद रहेगा, यानी सिर्फ केपी असेंबली में इंतखाबात होंगे, और उसके लिए जिनका ओवरऑल जो हमारा नेशनल लेवल पर मुतालबात का जो हमारी डिमांड है उसमें इसका रोल पार्टली तो हो सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर हमें उसका फायदा वहां नहीं हो सकता जब तक पंजाब असेंबली भी डिसॉल्व ना हो, क्योंकि फिर एक बहुत बड़े लेवल पर डिसोल्यूशन हो जाएगी और मैंडेट खत्म हो जाएगा, तो फिर फ्रेश मैंडेट सीख करने की आपको हासिल करने की आपको जरूरत होगी। मैं ये बात करना चाह रहा था कि ये सिनेरियो समझ आ गया। जरा मलिक साहब के पास देखते हुए सिर्फ केपी मलिक साहब के पास जाना चाहता हूं। मलिक साहब, जो मफरूजा ये है कि असेंबलियां डिसॉल्व होने से, 2 असेंबलियां डिसॉल्व होने से या असेंबली से इस्तीफे देने से एक मॉरल इम्पेरेटिव जो है, एक इखलाकी दबाव जो है वो बढ़ जाएगा और निज़ाम जो है मजीद गैर फाल हो जाएगा। ज़रा मरकज़ की सुनाइएगा, आप मरकज़ के साथ भी आप कनेक्टेड हैं, आपको लगता है कि इस्लामाबाद के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो किसी भी तौर ये जो पंजाब में और केपी में तूफ़ान उबल रहा है इससे मुतासर होगी और जल्दी इंतखाबात की सोचेगी? नहीं तलत साहब, मैं एज वी स्पीक मेरा ये ख्याल है कि एक वॉइड तो ज़रूर पैदा होगा अगर आप ये दोनों असेंबलीज डिसॉल्व कर देते हैं, तो फिर उसकी शक्ल क्या होगी? यानी अगर हम वफाक की हुकूमत को कायम रखते हैं और सूबों की 2 हुकूमतें डिसॉल्व हो जाती हैं, तो क्या पहले इन 2 सूबों में इंतखाबात होंगे और उस वक़्त सिंध में और बलूचिस्तान में इंतखाबात नहीं हो रहे होंगे? एक तो उनकी पॉलिटिकल रीजनिंग नहीं है इंतखाबात की, और दूसरे वहाँ पे फ्लड की कंडीशंस भी ऐसे हैं कि 6 माह तक तो इंतखाबात नहीं हो सकते। दूसरी सूरत यह है कि अगर ये इंतखाबात की तरफ लेके जाना चाहते हैं और फेडरल गवर्नमेंट ये फ़ैसला करती है, एंड पॉलिटिकली राइटफुली सो, हम ये फ़ैसला करते हैं कि जी अगर असेंबलियाँ डिसॉल्व करते हैं हम सारे मुल्क में इंतखाबात इकट्ठे करवाएंगे, इसकी कोई प्रेसिडेंट 70 साल की नज़ीर नहीं मिलती कि इस तरह के इंतखाबात हुए हों, चाहे वो 1973 के आइन से पहले हैं या बाद में हैं, कि 2 सूबों के अंदर हो गए हों या फेडरेटिंग यूनिट्स के इतने बड़े चंक के अंदर 2 में हुए और बाकी में ना हुए हों, तो ये चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज नहीं करेंगी, मुमकिन नहीं है। तो फिर वहाँ पे हमारी ये ख्वाहिश होगी या हम ये सलाह दे सकेंगे कि जी ठीक है, आइन के अंदर रास्ता मौजूद है, अगर ये तोड़ देते हैं तो आप किसी और बंदोबस्त के तहत वो सूबे चलाएँ, इंतखाबात वक्त पर ही होने चाहिए, 6 महीने के बाद करा लें। इट्स नॉट अ बिग डील, बड़ी इट्स नॉट वेरी वेल थॉट ऑफ। इमरान ने परसों ऐलान किया कि देयर आर 110 वेज टू डू इट सर, वो तो कई रास्ते मौजूद हैं। तो ये नहीं, देखिए मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ तलत साहब कि ये किसी की ख्वाहिश के ताबे नहीं होगा, ये मरूजी हालात के साथ होगा। अगर तो ये समझते हैं कि इन्होंने इस्तीफे दिए और उसका कोई इम्पैक्ट फेडरल गवर्नमेंट पे हुआ या पार्लियामान की किसी वर्किंग की हैसियत में हुआ, तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। अगर ये समझते हैं कि अगर ये पंजाब से और सिंध से, पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे देने के बाद या तहलील करने के बाद फॉर दैट मैटर आप पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस इन्फोर्स कर लेंगे, तो ये भी मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ये एक अपनी पॉलिटिकल कैंपेन इमरान ज़रूर चाहते हैं, एक पोजीशन उन्होंने ज़रूर इख्तियार की है। वो ये चाहते थे कि एक उनकी
मोमेंटम गेन हो और वो एक ऐसी प्रेशर क्रिएट कर दें कि वो गवर्नमेंट को डिसलॉज करें। वो उसके साथ एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की बात की भी बाज़ गश्त हम सुनते थे, जिसमें कि ऐसे नहीं तो ऐसे होगा। वो ऑब्वियसली उन चीज़ों को तो हमें नहीं पता क्योंकि हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो अपरेंटली सुनते थे, जो मीडिया में चीज़ें आती थी, बाहर कैफ ये जो बुनियादी बात मलिक साहब का कलाम, बुनियादी बात जो है, बुनियादी बात आपने की है वो ये है कि जो मफरूज़ा बनाया हुआ है कि ये तमाम इर्द गिर्द खलबली मचाकर आप मरकज़ को फोर्स नहीं कर सकते कि मरकज़ आपकी बात सुने। ये मैं सवाल बैरिस्टर साहब के लिए छोड़े जाता हूँ कि ये मफरूज़ा जो बनाया हुआ है, जो कर रहे हैं, इससे मरकज़ इतना मुतासर होगा। और सिंध की तो आपने बात सुन ली, वो तो बिल्कुल इसके ऊपर नहीं जाएंगे, सिंध में कंडीशन भी नहीं है कि मरकज़ इतना मुतासर होगा कि वो इंतखाबात करे। अगर पंजाब की असम्बली गिर भी जाती है और KPK डिज़ोल्व हो जाती है, तो इसके बावजूद अगर मरकज़ काम करता रहता है तो फिर PTI क्या करेगी? याद रखिए, इमरान खान साहब का हदफ जो है ना पेशावर है ना लाहौर है, असल हदफ इस्लामाबाद है। ब्रेक के बाद आते हैं जी, प्रोग्राम में खुशामदीद। बैरिस्टर साहब, अब तो चूंकि ये फैसला सामने आ गया है कि KP और पंजाब की असम्बलियों को तहलील किया जाएगा, ये पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ गया। मैं सिर्फ अपने बुनियादी सवाल पे वापस जाता हूँ। ये तमाम मूव जो है इस मफरूज़े पर मबनी है कि आप ये काम करेंगे और मरकज़ कहेगा जी कि देखें, चलें ठीक है, हम आपसे इत्तफाक तो नहीं करते, लेकिन आपने चूंकि कर दिया तो चलें हम भी आपके साथ चलते हैं। मरकज़ की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? मरकज़ 6 महीने गुजार लेगा, इन विच केस ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, या इंटरिम एक्सटेंड करना पड़ेगा, या गवर्नर के जरिए करना पड़ेगा। आसान नहीं होगा ये। जी बिल्कुल, ये एक मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी। और जहाँ तक तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ का ताल्लुक़ है, हमारा ये नैरेटिव है, ये हमारा मौक़िफ़ है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और जिस तरह खान साहब ने कहा कि असम्बलियों को हम इसलिए छोड़ेंगे कि हम इस मौजूदा निज़ाम का फिर हिस्सा नहीं रहना चाहते, तो यकीनन बस बाज़ औक़ात पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं बाज़ सिचुएशंस में उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं, उसमें फिर फ़ायदा और नुकसान को और इन चीज़ों को नहीं देखा जाता कि पॉलिटिकल एडवांटेज क्या है। अगर जैसे हमने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया, यकीनन कौमी असम्बली चल रही है, लेकिन क्रेडिबिलिटी उसकी कोई नहीं है क्योंकि वो एक इनकम्प्लीट असम्बली है, एक बहुत बड़ी पार्टी वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जो लेजिस्लेशन हो रही है उसकी क्रेडिबिलिटी भी अब आप यकीनन उस पर भी सवाल उठते हैं। इसी तरह अगर बाकी सूबों को से हम हट जाते हैं, इस प्रोसेस से और सिस्टम से हट जाते हैं, तो क्रेडिबिलिटी का सवाल पैदा होता है। और मेरे ख्याल में उस वक़्त कोई भी जो जमहूरी सोच रखने वाली पार्टी है या लोग हैं, वो फिर यही सवाल उठाएंगे कि क्या ये सिस्टम क्रेडिबल रह गया है, और इसको क्रेडिबल रखने के लिए फिर इंतखाबात ही एक वाहिद ऑप्शन रह जाते हैं। क्योंकि आप बेसिकली आवाम का एक बहुत बड़ा मैंडेट जो है वो अब लूज़ कर चुके हैं, और वो आवाम अनरिप्रेजेंटेड है। तो जब अनरिप्रेजेंटेड है तो फिर आप यकीनन आपका जो भी इक़दाम जो आपके हैं वो कानूनी नहीं रहते, आईनी नहीं रहते, अखलाकी तौर पर जमहूरी अखलाकियात के अगेंस्ट चले जाते। तो हमारा ये एक नैरेटिव है। अब उसका हमें फ़ायदा होता है या नहीं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल अपना पॉइंट जो है वो उसको असर्ट करने के लिए, उसका इजहार करने के लिए फिर ये स्टेप जो है वो लिया जाएगा और लिया जा रहा है। जरा चंद साहब से भी सुन लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक आर्गूमेंट दिया था कि पीपल्स पार्टी ने जो 1985 में निज़ाम से बाहर रहने की जो मूव की थी, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, और आपकी पार्टी हमेशा से उसका जिक्र करती है कि जी हमने दोबारा ये काम नहीं, बिल्कुल पॉलिसी अपनी अपनाई रखी। इस सूरत हाल में PTI भी मेरे ख्याल में उसी रास्ते जा रही है, तो अपनी गलती से सीखने दें फिर। नहीं, देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ जो मुल्क को फिर कीमत चुकानी पड़ती है, सिस्टम को, डेमोक्रेसी को चुकानी पड़ती है। देखें, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, मैं मलक अहमद खां, सैफ साहब हूँ, हमारा काम है कुछ जो आइडियलाइज चीज़ें करना कि ये चीज़ें बेहतर हैं मुल्क के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। आगे उनकी अपनी मर्जी है, और मेरे ख्याल में ऑप्शन मौजूद हैं, इलेक्शन हो भी सकते हैं सूबाई असम्बलियों के, गवर्नर चला सकते हैं, सूबाई असम्बली उनकी चलती रहती है। मेन चीज़ तो फेडरल गवर्नमेंट है, और इसके ऊपर लेजिस्लेशन भी हो सकती है। अगर कोई लकूना ऐसा है तो पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन बुलाकर लेजिस्लेशन भी हो सकती है। बैरिस्टर साहब कहते हैं इखलाकी तौर पर उसका जवाब खत्म हो जाता है, असम्बलियों के अंदर मेंबरान नहीं है। मासवाए सिंध के देखिए, जहाँ तक आप इखलाकी हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं, वो तो फिर बड़े मामलात में बड़े बड़े शख्सियात को या पोलिटिकल पार्टीज को शिकस्त हुई है, फिर वो छोड़ देना वो मौक़िफ़ दोबारा। तो ये इस मुल्क में अभी तो हमने सियासत करनी है।
हाई मॉरल ग्राउंड पे होना चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश है कि सियासत हाई मॉरल ग्राउंड पे होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ अभी जिसके अपने फ़ायदे में हो वो हाई मॉरल ग्राउंड कहता है जी होनी चाहिए, जिसके अपने फ़ायदे में ना हो वो कहता है यू टर्न भी ठीक है, हम कहते हैं जी वो मज़ाकरात भी ठीक हैं, इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करना भी ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल देने के भी ताने ठीक हैं, और फिर बाहर कोई सिस्टम से हिस्सा नहीं बनते तो वो भी ठीक है। ये अपनी अपनी मर्जी की डेफिनेशन है। मलिक साहब, ज़रा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की भी अभी हम बात कर रहे हैं। अमूमन जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन के करीब तरीन वो हुकूमत में रहें, कि आपको पता है कि फ़ंड्स को आपने पोजीशन करना होता है, आपने ब्यूरोक्रेसी के अंदर तबादले करने होते हैं, आपने हज़ार चीज़ें जो है ना वो टुकड़े जोड़ने होते हैं जिससे हमारा इलेक्शन का माहौल बनता है। तो ये एक हैरानकुन सूरत हाल होगी कि एक जमात जो पंजाब जैसे क्रूशल प्रोविंस के अंदर मौजूद है वो अपने आप को सिस्टम से विड्रॉ करे इंतखाबात से पहले और अमलन मैदान खुला छोड़ दे आपके लिए। आपको तो फिर काफ़ी एडवांटेज होगा इस सूरत हाल में कि नहीं? जी, आप तरह साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि ये अगर पीटीआई में कोई एक सोच ऐसी होगी जो इस पर मज़ीद मशावरत मांग रही होगी तो वो इसी एक नुक्ते पे मांग रही होगी कि ये इलेक्शन ईयर है, इसमें हमें पंजाब में अपनी गवर्नमेंट रखनी चाहिए और अपने फंड्स को कंसोलिडेट करना चाहिए, स्कीमों को देखना चाहिए, ट्रांसफर पोस्टिंग को। ये दुरुस्त बात है इलेक्शन ईयर में, और टू इन ऑल फिटनेस ऑफ थिंग्स पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे सोचती और देखती हैं। लेकिन यहाँ सवाल थोड़ा सा ब्रॉडर है क्योंकि इसको लिंक किया जा रहा है, जैसे आपने बारहा इसका जिक्र किया और बैरिस्टर सैफ साहब ने भी कहा कि ये हाई मॉरल ग्राउंड। तो अगर हाई मॉरल ग्राउंड की कोई पोजीशन है सर, तो वो तो फिर स्वाय एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग के और कुछ भी नहीं है। फिर तो सारों को देखना पड़ेगा कि एक नया चार्टर है, एक गवर्नेंस का नया चार्टर है, फिर मैं के बुत को तोड़ना पड़ेगा। हाई मॉरल ग्राउंड लेने के लिए सबसे पहला काम तो इमरान खान साहब को खुद अपनी मैं के बुत को तोड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं तोड़ पाएंगे तो हाई मॉरल ग्राउंड कैसे अचीव होगी? ये तो सेल्फ राइटियसनेस की एक डेफिनेशन हो सकती है एट द मोस्ट, इससे बियॉन्ड तो बात ही नहीं हो सकती सर। ये तो अब बैरिस्टर साहब बिल्कुल आखिर में आपसे पूछ पाऊँ क्योंकि आपकी जमात का सिर्फ ये नैरेटिव नहीं है कि निज़ाम जो है वो अपनी कदर और वक़्त खो चुका है, आपकी पार्टी का ये भी नैरेटिव है कि इलेक्शंस आपने रिफॉर्म के साथ करवाने हैं, नया इलेक्शन कमिश्नर लेके आना है, आपने इस्लाहात करनी है, आपने ई वोटिंग करनी है, कोई एक आपने एजेंडा नहीं रखा हुआ। तो ये सारे काम करने के लिए तो फिर सिर्फ असेंबलियों से निकलना जो है, और वो भी बहुत ही 50-50 किस्म की प्रोपोजिशन है, तो आपके सारे काम तो बीच में रह जाएंगे। देखें तलत साहब, बहुत ही एक मेरे ख्याल में सिंपल सा जवाब है इसका, और वो ये है कि अगर तो हमारा नैरेटिव जो है वो आइन की बालादस्ती है, जमहूरी निज़ाम है, रूल ऑफ लॉ है, तो इस निज़ाम में और इस मैंडेट के साथ जिस तरह से इस निज़ाम को ऑपरेट किया जा रहा है फेडरल लेवल से भी और बाज़ दीगर सूबों से भी, तो हम उस ऑब्जेक्टिव को ही पूरा नहीं कर पा रहे। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे कि हम सियासत बराए सियासत नहीं कर रहे, सियासत बराए हुकूमत नहीं कर रहे, बल्कि सियासत बराए कुछ मकासद हैं, तो इंसाफ का निज़ाम है, रूल ऑफ लॉ है। तो अगर वो आप अचीव ही नहीं कर पा रहे तो फिर ये इस उसको रखने का, गोरख धंधे को और इसमें मौजूद रहने का फिर फ़ायदा कोई नहीं है। फिर को आप रीडू करें और हम एक नए मैंडेट की तरफ जाते हैं, और मेरे ख्याल में नए मैंडेट वही गुजारिश कर रहा था ना आपने, नए जमहूरी मुतालबा है। कदा कलामी मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, आपने नए मैंडेट को मजीद मोतबर बनाने के लिए पूरा आपका अपना रिफॉर्म का बयानिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उसका आगाज होता है और ई वोटिंग पर जाकर खत्म होता है, बीच में 12-14 नुकात हैं, तो वो तो फिर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे ना जी, वो तो नहीं होगा। देखें, नॉट नेसेसरीली कि इस इलेक्शन के लिए कर सके, लेकिन जो भी उसमें शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी आ सकती है उस सिस्टम में, वो तो होनी चाहिए। देखें, अब हमने तो ई वोटिंग के बगैर भी अभी ये ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया है और अल्लाह के फजल से कौम ने हम पर एतमाद किया है, तो ये भी एक वो है कि ठीक है, जो कुछ हो सकता है अगले इलेक्शन तक वो हो जाए। क्विकली चंद साहब, 2 अल्फाज में, अच्छी मूव है बुरी मूव है इमरान खान से? देखिए, उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं थे। अब उन्होंने जिस लेवल पे लेके गए थे सामने, तो 26 को आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट बिल्कुल एक इशू था उनकी नज़र, उनकी पार्टी इसी बेस पे खड़ी थी। ये बड़ी सादा सी बात है, मलिक अहमद साहब भाई हैं, उन्होंने इस इशू को आपके पास दे दिया आगे लेकिन इशू यही था
वो और जो उस इशू खत्म इशू हुआ के फिर बाद अब इदारों की रिफॉर्म 3.5 साल मौका मिला है ना, कौन सी रिफॉर्म शुरू की थी जो अधूरी रह गई हैं? ऐसी रिफॉर्म्स बतानी चाहिए ना कि ये रिफॉर्म्स हमने शुरू की थी, ये अधूरी रह गई हैं। लेकिन बैड मूव। बैड मूव। ओके मलिक साहब, बैड मूव इमरान खान के लिए गुड मूव फॉर यू या नहीं? नहीं सर, अब देखना ये है कि अब कह तो उन्होंने ये दिए, करना उन्होंने ये नहीं है, और अगर नहीं करते तो कैसे नहीं करते, वो इंटरेस्टिंग होगा जी। आई हैव टू लीव इट देयर। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में सियासी तंज़िये के लिए मवाद है। कल मजीद इसी मामले के ऊपर हम बात करेंगे। अभी तक यही कुछ। मईशत आज मिफ्ताह इस्माइल ने अपनी हुकूमत के ऊपर ज़ाहरन वार कर दिया, अगरचे वो मईशत का तज्जिया कर रहे थे। हमारे पास खुर्रम हुसैन साहब सहाफ़ी तज्जियाकार और शहबाज राना सहाफ़ी तज्जियाकार मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया। खुर्रम, मिफ्ताह की तरफ से जो बात हुई वो कह रहे थे कि मैं अमूमी पर्सपेक्टिव में बात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क ख़तरनाक सतह पर पहुँच गया। जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ आती है कि मिफ्ताह क्या कह रहे हैं? आई थिंक मिफ्ताह हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की जो स्ट्रक्चरल, अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर पूरा आर्टिकल उनका देखें तो वो क्लियरली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क की, अब वो इस लेवल तक पहुंच गई हैं कि अब वो सरफेस पे आ गई हैं। क्योंकि अगर इवन 5-6 साल पहले सिर्फ वो लोग जो मईशत को क्लोजली फॉलो करते हैं वो इन चीज़ों की बातें किया करते थे कि बहुत मेजर स्ट्रक्चरल गैप्स हैं इस इकोनॉमी में। अब वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि मिफ्ताह कह रहे हैं, हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इनको प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट हमने नहीं किया तो आने वाले दिनों में बेशक नहीं लेकिन आने वाले सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एक काफ़ी मेजर इवेंट का शिकार बन सकती है। आई थिंक उन्होंने डेंजर जो है उसको इस तरह फ्लैग किया है। मैंने उनके आर्टिकल से नहीं समझा। जरा मुझे इसी पॉइंट पे शहबाज के पास जाने दें। होल्ड ऑन टू दिस शहबाज, अनयूजुअल है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर अपनी जमात की हुकूमत के होते हुए ये जानते हुए कि जो मुखालफीन हैं वो मईशत के इस मामले को कैसे उठा सकते हैं, वो बताए ये स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स के बारे में, हालांकि वो खुद कुछ अरसे पहले तक मईशत को संभाल रहे थे। गो हेड। देखिए, मिफ्ताह का जो इस वक्त ये स्टेटमेंट देना और आर्टिकल्स लिखना है, ये अनयूजुअल तो आप कह सकते हैं पीएमएलएन के पर्सपेक्टिव में, जहाँ पे इतनी खुल के बात नहीं होती। लेकिन मिफ्ताह इस्माइल जिस चीज़ की तरफ हमें इशारा वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। ये जो आपकी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है कि डॉलर को आपने कंट्रोल करके रखना है, आप कुछ इम्पोर्ट्स को आप डेफर कर देंगे तो आपके मसले हल हो जाएंगे, ये अब काम नहीं चलेगा। अब बात ये हो रही है कि अगर IMF का प्रोग्राम जो है वो रिवाइव नहीं होता तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान मार्च अप्रैल में डिफॉल्ट कर सकता है। तो ये जो जितने भी उनके इशारे हैं वो उस तरफ जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने खुद ये बात कही है कि जो डिफॉल्ट के रिस्क वो बढ़ रहे हैं। तो इस आर्टिकल को सिर्फ एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर के आर्टिकल के तौर पर ना लिया जाए। इस आर्टिकल को ऐसे लिया जाए कि जिस शख्स ने पाकिस्तान की इकॉनमी को तकरीबन 5.5 माह चलाया, उनका ये व्यू है। खुर्रम, तरीन, असद उमर, हफीज शेख, मिफ्ताह, डार, मतलब ये कि इकॉनमी सीधी नहीं हो रही। व्हाट टू डू? तलब ये तो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। देखें, व्हाट टू डू इमीडिएट टर्म में तो इज वेरी क्लियर कि जैसे शहबाज ने भी अभी कहा है कि IMF प्रोग्राम जो है उसके बगैर पाकिस्तान अगर आगे चलने की कोशिश करे तो काफ़ी मेजर डिजास्टर हो सकता है। अब काफ़ी उसके नज़दीक आए हुए हैं हम लोग, एक दरमियानी पोजीशन में है जहाँ पे प्रोग्राम है भी और ना भी है। तो इसको यकीनी तौर पे बहाल करना या इस रिव्यू जो भी चल रहा है उसको कंप्लीट करना इज़ मिशन क्रिटिकल फॉर द इमीडिएट सेंस। लेकिन इवेंचुअली जब इस क्राइसिस से जब भी निकलेंगे, और आई डोंट थिंक अगली इलेक्शन से पहले ये जो सेंस ऑफ क्राइसिस है ये उठेगी। इवेंचुअली हमें ये रिकग्नाइज करना होगा अक्रॉस द बोर्ड, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, रिगार्डलेस ऑफ सिविलियन मिलिट्री, कि पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो अब इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि द कंट्री कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस।
हर चंद साल बाद ये मुल्क बेल आउट मांग रहा होता है अपने फॉरेन क्रेडिटर्स से, फॉरेन डेवलपमेंट पार्टनर्स से, अपने दोस्त ममालिकान से, सऊदी अरब, चाइना, यूएई, और एक बेल आउट फटीग अब पैदा हो गई है बाकी दुनिया में भी। तो अब ये बेल आउट लेके आगे चलना इज नो लॉन्गर पॉसिबल, एंड हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, बट आई थिंक ये पहले ये रियलाइज करना होगा कि दिस रोड इज नो लॉन्गर वायबल फॉर अस। जब वो रियलाइजेशन आएगी तो उसके बाद वी कैन डिस्कस। ठीक, शहबाज, हम बेल आउट के लिए जाते हैं, फिर जब बेल आउट मिल जाता है फिर उससे बेल आउट मांगते हैं। तो IMF के प्रोग्राम में आपको तात्तुल जो नजर आ रहा है, आपके ख्याल में वक्ती है या ये एक गहरा इशू है? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसहाक डार साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, ये चलेगा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, ये भी नहीं चलेगा। 2-3 काम आपने करने हैं। नंबर 1, कि आप फैसला कर लें कि आप चीन के कैंप में हैं या आप अमेरिका के कैंप में हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया का मॉडल फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि वो दोनों तरफ से बेनिफिट ले रहे हैं, वो हम कर नहीं सकते। हमारे पास $450-500 बिलियन के रिजर्व्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1.5 माह के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, और लायबिलिटीज जो इस वक्त हमारी खड़ी हुई है 1 साल की, वो आपके रिजर्व से 4 गुना ज्यादा है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एक तरफ तो आप 16% शरह सूद कर देते हैं, दूसरी तरफ से आप ताजरों को 40 अरब रुपए की सब्सिडी, उसका टैक्स माफ कर देते हैं, और एक्सपोर्टर्स को 100 अरब रुपए की सब्सिडी दे देते हैं, साथ ही प्राइम से 1800 अरब रुपए का जो उनका एक किसान पैकेज है वो अनाउंस कर देते हैं। तो ये चीज़ें IMF को इरिटेट कर रही हैं। तो ये जो अप्रोच है ना कि हम दोनों तरफ विकेट के खेलेंगे और जीत जाएंगे, ये अब होगा नहीं। ये एक बड़ा सीरियस इशू बन चुका है। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जो है पाकिस्तान का, वो बहुत पीक के ऊपर जा चुका है। नंबर 1। नंबर 2, कोलिशन जो गवर्नमेंट है वो अभी भी ऐसे फैसले कर रही है जिसमें अपने तमाम इत्तेहादी जमातों को भी खुश करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि उन्होंने ये जो रिबा वाली जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने का फैसला किया, वो जमीयत उलमा इस्लाम की दरख्वास्त के ऊपर किया गया, वो वहाँ से एक थ्रेट इनको था। तो ये अब काम आगे चलेगा नहीं। और ये इसके साथ ही अगर आप देखें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जी किसी तरीके से हम निज़ाम को चला लें अगले अगस्त तक, तो ये भी निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा। तो एक डीप रूटेड इस वक्त आपको आखिरी जुमला है ना, ये समअप करता है कि बुनियादी तौर पर सियासत और मईशत दोनों के अंदर जो तनाव है वो इस वक्त आपको अनटेनेबल लग रहा है। मुहरकात उसके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन तनाव जो है अनटेनेबल लग रहा है। आई हैव टू लीव इट देयर। ट्रेंड्स, ट्वीट्स। शायान, अस्सलाम वालेकुम। क्या ट्रेंड्स हैं जी आज के? हमने कुछ क्विकली समराइज कर देते हैं कि जो ट्रेंड्स चल रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, फुटबॉल तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ सियासी भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं खेल के मैदान से। तो ये हम नहीं कह रहे, ये एक ट्रेंड चल रहा है खंजीर डीजल के नाम से, जो करंटली इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, और उस पर इस वक्त तक 50,000 से ज़ायद ट्वीट्स हो चुके हैं। इसके अलावा एक और ट्रेंड चलाया जा रहा है रिलीज़ आज़म सवाती। वो जिस तरह FIA ने उन्हें पीका एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया है, तो उनके लिए कल से जो ट्रेंड चल रहा था उस पर 2 लाख से ऊपर ट्वीट्स हो चुके थे, जो कि आज भी ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन आज अगर हम उसके फैक्ट्स पे जाएं तो वो कम हो गई हैं, ट्वीट्स उस पर कम हो रहे हैं। कल 2,22,000 तक ट्वीट्स गए थे, और आज अभी 5 घंटे पहले ये ट्रेंड में आया तो 1,05,000 उस पर ट्वीट्स हो चुके हैं। अरशद शरीफ जस्टिस वो भी चल रहा है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए एक ट्रेंड चलाया जा रहा है जो हुआ था 19 घंटे पहले शुरू किया गया था, और इस पर अब तक 1,20,000 ट्वीट्स आ चुके हैं। ये वो ट्रेंड्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, और इनमें तेज़ी आ रही है, ये बढ़ते जा रहे हैं, और साथ साथ लोग इन पे मुख्तलिफ अपने ख़यालात का इजहार भी चल रहे हैं। एक और ट्रेंड में बता दूं, चीफ जस्टिस को ख़त लिखें, ये भी इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, और इसमें भी 1,20,000 से ज़ायद ट्वीट्स हो चुके हैं, और ये भी तकरीबन 15-16 घंटे 19 घंटे पहले शुरू किया गया था। बहुत शुक्रिया आपका। हम बेन स्टोक्स की भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन, अभी शायान ने बड़ा रिलेक्टेंटली बताया कि खंजीर डीजल के नाम से ट्रेंड चल रहा है, 36,000 के कितने उसके ऊपर ट्वीट्स हो चुके हैं। दुनिया क्या कर रही है और हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया का रवैया क्या है? आज सियासी तौर पर ट्रेंड्स अगर आप देखें तो उसके अंदर ट्वीट्स में से, ट्रेंड्स में से नहीं, मैंने ये असद उमर का एक ट्वीट निकाला है।
पाकिस्तानी कौम के नाम उन्होंने इल्लामा इकबाल सानी की तरह एक पैगाम दिया और बताया कि किस तरह तुम तो अक्ल दानिश का सरचश्मा हो और तुम ना झुकते हो ना गिरते हो और तुम जो हो बस खड़े रहो। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि इस चश्मे में से पानी निकलेगा या यही ज़मीन से चश्मा निकलेगा, उसमें से पानी निकलेगा, आप बस एड़ियाँ रगड़ो। तो ये जो शौक़ लोगों को हो गया है कि अपने आप को कभी मौलाना मोहम्मद अली जौहर समझते हैं, कभी इल्लामा इकबाल समझते हैं, जो रवैये हैं बुनियादी तौर पर बहुत फस्ताई हैं, लेकिन जो शायरी है वो आफाकी आप करते हैं। तो ज़रूर एड़ियाँ रगड़ने का मशवरा दें, लेकिन इसमें अगर एड़ियाँ रगड़वानी है ना तो फिर अपने बच्चों को भी लेके आएँ, फिर अपनी ख़वातीन को भी लेके आएँ, फिर सब लोग मिल के एड़ियाँ रगड़ें ना। गरीबों के बच्चों से एड़ियाँ क्यों रगड़वाते हैं और ख़ुद अपने बच्चों को और अपने ख़ानदान को कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, उन पर ये शायरी अप्लाई नहीं होती। बहरहाल ये एक ट्वीट मेरे सामने था, लेकिन जो बेस्ट ट्वीट है वो बेन स्टोक्स का है। क्या ज़बरदस्त उसने शॉट खेला, और शॉट नहीं खेला, दिल से खेला उसने बताया है कि मैं अपनी तमाम मैच फ़ीस जो हैं वो डोनेट कर रहा हूँ और ये फ्लड विक्टिम को, और साथ उसने ये भी बताया कि मुझे क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया है और ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जेस्चर जो है मेरा, ये क्रिकेट से आगे की बात है। साथ उसने एक तस्वीर भी लगाई है, तस्वीर आप देख सकते हैं, या साउथ ऑफ पंजाब से मुझे लगता है या अंदरून सिंध से है। 2 बच्चे हैं कम उम्र, वो सैलाबी रेले के उस पार देख रहे हैं अपने घर को जो उनकी पहुंच से बाहर है। तो बहुत ही मूविंग किस्म की तस्वीर उन्होंने लगाई है। साथ ये भी बताया है कि ये यहाँ पर आप डोनेट करें। साथ उन्होंने मेंशन भी किया है दिल और पाकिस्तान का झंडा भी उन्होंने लगाया। ये बेहतरीन जेस्चर है और हमें उनको सलाम पेश करना चाहिए। साथ वैसे ये भी सवाल उठाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने इस किस्म का जेस्चर अपने मुल्क के बारे में कभी दिया या नहीं दिया, सवाल छोड़े जा रहे हैं।